व्हेन इट इज़ अबाउट डीसी तो मसला ये होता है डीसी में कि दे व्यू देयर मूवीज़ एज अ बिजनेस प्रोजेक्ट। यानी वो कभी उनका वो विजन था ही नहीं कि उन्होंने प्रॉपर एक कनेक्शन लेके चलना है। कुछ तो मेरे ख्याल में हाल ही इसका ये है कि आपको ना ऑडियंस का टेस्ट को डेवलप करके देना पड़ता है। एक ज़माना ऐसा भी तो था कि एक ही चैनल होता था पीटीवी का, जो रात 9 बजे बंद हो जाता था, उसके बाद टीवी नहीं लगा करता। उसी पे जो ड्रामे लगते थे 4-5 लोग उसी को देख के एंजॉय भी करते थे। आज भी पीटीवी आप वैसे एक मूवी में देखते क्या हैं, कैरेक्टर डेवलपमेंट या उसकी बैकग्राउंड स्टोरी, वर्ल्ड बिल्डिंग, व्हाट्स द वन थिंग दैट अट्रैक्ट्स यू द मोस्ट? सबसे पहले आप जब भी फ़िल्म देखो, पहले तो उससे आप एन्जॉय करो। एनालिसिस करने की आपको ज़रूरत नहीं है। कुछ पहली व्यूइंग के अंदर हमेशा आप एन्जॉय करते हो उसके व्यूज़, की म्यूज़िक को, उसके एक्टिंग को आप एप्रिशिएट करते हो। क्योंकि पूरी तो 200-300 बंदे की टीम है, उसने क्या कुछ किया है। क्रिटिसिज्म बहुत बात की। अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड द स्क्रीन। हमारे साथ मौजूद अब्दुल्ला अब्बास, जो कि एक फ़िल्म एंथुसियास्ट और अपकमिंग डायरेक्टर भी हैं। और लेट्स आस्क हिम कि उनको ये शौक़ कहाँ से आया एक डायरेक्टर बनने का इस इंडस्ट्री में, क्योंकि पाकिस्तान में बेसिकली लोग इतना प्रेफर नहीं करते कि मीडिया की तरफ ज़्यादा लोग जाएँ। पेरेंट्स ऑलवेज़ प्रेफर कि उनका बेटा या तो इंजीनियर बने या डॉक्टर बने या कोई ऐसी फील्ड जो मेन स्ट्रीम पे हो। तो अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ आर यू? आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड। क्या चल रहा है अब्दुल्ला? हालाँकि फ़िल्में चल रही हैं लाइफ़ में भी और सिनेमा में भी। सबसे पहले तो मैं शेयर करूँगा एक पर्सनल स्टोरी। अब 2016 के अंदर एक मूवी आई थी इंटरस्टेलर के नाम से। उस टाइम पे मैं एफएससी कर रहा था। तब मुझे फ़िज़िक्स बड़ी मुश्किल लगा करती थी, मुझे मज़ा नहीं आता था, इंटरेस्ट नहीं होता था। वो पहली फ़िल्म थी जिसने मुझे फ़िज़िक्स की तरफ ख़राब किया था, मैं फ़िज़िक्स का माहिर हुआ। तो वहाँ से मुझे शौक चढ़ा कि मूवीज़ कितनी पावरफुल हो सकती हैं, ये मूवीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी सोसाइटी के। तो वहाँ से मेरी सबसे पहली जो जर्नी थी ना मूवीज़ की तरफ, वहाँ से शुरू हुई थी। पाकिस्तानी ड्रामाज़ और मूवीज़ मुझे शुरू से भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगते थे। मुझे इनमें कोई डेप्थ नज़र नहीं आती थी। जिसको पसंद है वो उनको पसंद है, इट्स नॉट बैड, बट मुझे कभी मैं इनकी तरफ माइल नहीं हो सका। इंटरस्टेलर से मैंने जर्नी शुरू की। मेरा फेवरेट डायरेक्टर तब क्रिस्टोफर नोलन था। आहिस्ता-आहिस्ता मैं दूसरी मूवीज़ देखना शुरू की, दूसरे डायरेक्टर्स की भी, जैसे वेस एंडरसन की मूवीज़ हो गई या क्वेंटिन टैरेंटिनो की मूवीज़ हो गई, ज़ैक स्नाइडर की हो गई। तो मेरा फिर टेस्ट थोड़ा इवॉल्व करता गया वक़्त के साथ-साथ। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि आपने जितने भी डायरेक्टर्स के नाम लिए हैं, उनमें से जो 2 डायरेक्टर्स हैं, वो बेसिकली वो डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने सुपर हीरो मूवीज़ भी डायरेक्ट की हैं। यानी इफ यू टॉक अबाउट क्रिस्टोफर नोलन एंड ज़ैक स्नाइडर, तो स्नाइडर सॉरी। तो basically, Christopher Nolan, he's very popular, of course, for The Dark Knight and the whole trilogy. And when it comes to Zack Snyder, तो BVS यानी बैटमैन वर्सेस सुपरमैन उनका एक बहुत ही मैसिव प्रोजेक्ट था। उसके बाद जस्टिस लीग आई, लेकिन फिर जॉस व्हीडन कट वार्नर ब्रदर्स ने प्रेफर किया, और फिर जैक स्नाइडर का कट उस वक्त नहीं आया था जस्टिस लीग का, और वो बाद में आया। तो आपका क्या इंटरेस्ट है? यानी मैं देख रहा हूँ कि आपको सुपर हीरो मूवीज़ में थोड़ा मे बी ज़्यादा इंटरेस्ट है या इंट्रिगिंग ज़्यादा लगती हैं। इज़ दैट द केस? बिल्कुल ऐसे ही है। मार्वल ने जो जर्नी अपनी शुरू की 2008 से आयरन मैन के थ्रू, 2018 के अंदर उन्होंने उसको मुकम्मल किया। उसमें उसकी ख़ास बात ये थी कि उन्होंने पूरी यूनिवर्स शेप बना ली थी अपनी हुँ, सिनेमैटिक यूनिवर्स। हुँ, उससे पहले इसका कॉन्सेप्ट एग्ज़िस्ट नहीं करता था। हुँ। डीसी ने वही चीज़ दोबारा ट्राई की, लेकिन अभी तक वो उसमें कामयाब नहीं हो सके। मैं भी यही सोचता हूँ कि मार्वल अगर देखा जाए तो वो 2008 से अपनी मूवीज़ ऐसे निकाले जा रहे हैं, जो एक मूवी दूसरी मूवी से कनेक्टेड है। और फिर बेशक वो सीरीज़ हो, एक मूवी या ट्रिलॉजी हो, लाइक आप देख लें कैप्टन अमेरिका, तो उसके कितने पार्ट्स आए? 3 पार्ट्स आए, और तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड, और फिर वो उसके बाद एंड गेम से भी कनेक्टेड। क्योंकि आपने एक यूनिवर्स बिल्ड किया है, उसके बाद आयरन मैन आई, वहाँ से कनेक्शन आया, वहाँ से कनेक्शन देखने को मिला। लेकिन व्हेन इट इज़ अबाउट डीसी, तो मसला ये होता है डीसी में कि दे व्यू देयर मूवीज़ एज़ अ बिज़नेस प्रोजेक्ट। यानी वो कभी उनका वो विज़न था ही नहीं कि उन्होंने प्रॉपर एक कनेक्शन लेके चलना है, इमोशनल सेंटिमेंट्स और फिर वो डालने हैं। यानी अपनी ऑडियंस के साथ उन्होंने वो इमोशनल इम्पैक्ट इतना मेरा नहीं ख़्याल कि डीसी की मूवीज़ में है। मेबी हो, लेकिन अगर मेरे ख़्याल से उनका भी विज़न मार्वल जैसा सिमिलर होता, तो बहुत बेहतर हो जाता। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट?
अगर किसी भी मूवी में आपने इम्पैक्ट लाना है ना, बेशक वो किसी सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा है, नहीं है, तो उसका ताल्लुक है कि डायरेक्टर अपने सोर्स मटेरियल के साथ कितना कनेक्टेड है, कितना उसको ऑथेंटिक तरीके से रिप्रेज़ेंट कर सकता है। ज़ैक स्नाइडर का इश्यू ये था कि वो हर चीज़ अपने लिहाज़ से लेके चलता था। उसने सही तरह से स्टोरीज़ को करेक्ट नहीं कर सका था। हुँ, एक तो कैरेक्टर्स को वो इंडिविजुअलाइज़ नहीं कर सका कि बैटमैन, सुपरमैन ये सब हीरोज़ डिफरेंट हैं, इनकी पर्सनैलिटीज़ डिफरेंट है, वो इस चीज़ में तफ़रक़ा नहीं कर पा रहा था। ये उसकी एक मेरी नज़र में बहुत बड़ी वीकनेस थी। मार्वल की ये ख़ास बात है कि उसने सबकी चूँकि अलग-अलग मूवीज़ पहले से बना ली थी, कैरेक्टर्स पहले से एस्टेब्लिश थे, तो जब सबको आपस में मिलाया तो केमिस्ट्री बड़ी अच्छी बन गई थी। लेकिन इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। देयर इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन इन दिस आर्गुमेंट। मेरे ख़्याल से अगर ज़ैक स्नाइडर को जैसे ज़ैक ने डायरेक्ट की सुपरमैन, मैन ऑफ स्टील और उसी तरह अगर ज़ैक को आगे भी प्रोजेक्ट्स दिए जाते कि आप एक्वामैन डायरेक्ट करो, इवन दो ही वाज़ अ प्रोड्यूसर इन एक्वामैन आई थिंक और उसके बाद मैट रीव्स जिसने अभी बैटमैन बिगिंस नो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लेटेस्ट बैटमैन? मैट रीव्स ने डायरेक्ट की है और वहाँ पे फिर इनके कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं कि उन्होंने इस वाले डायरेक्टर के साथ नहीं करना को कोलैब और उस वाले डायरेक्टर के साथ नहीं करना। तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शंस आ जाते हैं। आप जो कह रहे हैं कि वो इंडिविजुअलाइज़ नहीं कर सका ज़ैक, तो मेरे ख़्याल से अगर उसको ये सारे सुपर हीरोज़ दिए जाते कि यानी फ्री विल होती है उसके पास कि आपके पास ये प्रोजेक्ट्स हैं, यू गो एंड डायरेक्ट, यू शो योर विज़न ऑन द स्क्रीन, तो मेरे ख़्याल से रिज़ल्ट्स बहुत ही बेहतर होते। यानी जहाँ तक मेरा ख़्याल है ज़ैक का विज़न इज़ टॉप नॉच विज़न एंड आई रियली रेट हिम और नोलन वाज़ द वन हू ब्रॉट हिम ऑफ कोर्स। मेरे ख़्याल में इस चीज़ को समझने के लिए ना आप दोनों डायरेक्टर को कंपेयर भी कर सकते हो, जिनके दोनों ने बैटमैन को सिर्फ़ फ़िल्म के पर्दे पे दिखाया। आप क्रिस्टोफर नोलन से आप शुरू करो, उसने 3 मूवीज़ बनाई बैटमैन के ऊपर, बैटमैन बिगिंस से शुरू किया, फिर द डार्क नाइट बनाई, द डार्क नाइट राइज़ेज़ बनाई। उसने पूरी एक आर्क उसको बना के दी बैटमैन को और लोगों के ज़हन में अब वो एक मेयार बैठ चुका था जिसको अब जिस पे उतरना बहुत मुश्किल था जो बाद में आएगा उसके लिए। जिस तरह उसने रियलिस्टिक तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश की उस कैरेक्टर को शायद ही किसी और ने कभी की होगी। एग्ज़ैक्टली दैट आई एग्री। चलिए डीसी और मार्वल की तो बात बहुत होगी। आप वैसे एक मूवी में देखते क्या हैं? कैरेक्टर डेवलपमेंट या उसकी बैकग्राउंड स्टोरी, वर्ल्ड बिल्डिंग, व्हाट्स द वन वन थिंग दैट अट्रैक्ट्स यू द मोस्ट? सबसे पहले आप जब भी फ़िल्म देखो पहले तो उसे आप एन्जॉय करो। एनालिसिस एनालिसिस करने की आपको ज़रूरत नहीं है। कुछ पहली व्यूइंग के अंदर हमेशा आप एन्जॉय करते हो उसके उसके म्यूज़िक को, उसके एक्टिंग को। आप एप्रिशिएट करते हो पूरी पूरी तो 200-300 बंदे की टीम है, उसने क्या कुछ किया है। क्रिटिसिज़्म बहुत बात की चीज़ है। मैं बाद में जाके उसे एनालिसिस ज़रूर करता हूँ। बेशक किसी की मूवी हो, पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, हॉलीवुड की हो। कोशिश मेरी होती है देखने की कि वो कल्चर को किस तरह से रिप्रेज़ेंट करता है मूवी के अंदर और उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है सोसाइटी के ऊपर। हुँ, किस तरह से एक ब्लैक पर्सन को रिप्रेज़ेंट किया जा सकता है, किस तरह से एक औरत को रिप्रेज़ेंट किया जाता है, किस तरह से एक बच्चे को रिप्रेज़ेंट किया जाता है। अब जैसे मूवीज़ हैं ब्लेड रनर जैसी, उसके अंदर एक ऐसा फ्यूचर दिखाया है जिसके अंदर उस किसी भी सीन के अंदर कभी बच्चे नहीं दिखाए उन्होंने। इस कभी भी लोग खुश नहीं होते उसके अंदर, हुँ, यानी कि ऐसा फ्यूचर है जो कोलैप्स की तरफ जा चुका है। हुँ, यानी कि वहाँ पर अब आगे आबादी नहीं बढ़ेगी उनकी, कोई भी उसमें खुश नहीं रहने वाला, खुशहाली नहीं एग्ज़ैक्टली, मिलेगी वहाँ। और उसके अंदर दूसरा जो एस्पेक्ट है वो था आइसोलेशन का, जो आइसोलेशन, उन्होंने मेन कैरेक्टर के लोनलीनेस, थ्रू दिखाया। यस, मेरे ख्याल में रायन गॉसलिंग ने बहुत अच्छी तरह एक हुँ, आइसोलेटेड पर्सन पोर्ट्रे किया है हाँ, एग्ज़ैक्टली, बहुत ज़बरदस्त वो स्टोरी। हुँ, अब उसका एक इम्पैक्ट था हमारे कल्चर पे, वो मीम्स के थ्रू प्रोपेगेट हुआ था। एक मीम आपको याद होगा कि रायन गॉसलिंग की पिक्चर है, हुँ, उसमें ड्राइव में से एक निकाली है और एक उसमें से निकाली है, हुँ, रिटर्न उसमें से और ऊपर लिखा हुआ लिटरली नहीं है, एग्ज़ैक्टली, अब ये चीज़ ग्रेविटेट करती है लोगों के साथ जो सच में रियल लाइफ़ में भी लोनली हैं, हुँ, जो अपनी शनाख्त नहीं इसी तरह बना पा रहे हैं। यही बात, वो उसके साथ बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाते थे। हुँ, तो मैं मूवीज़ को इस तरह से कोशिश करता हूँ एनालाइज़ करूँ कि वो किस तरह से रियल लाइफ़ के साथ रिलेट करे, किस तरह से उसका इम्पैक्ट आता है लोगों को। सही। फॉर मी वैसे अगर बात की जाए, जिस तरह मैं एक उसको एक देखता हूँ मूवी को, तो मेरे ख़्याल से द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कैरेक्टर डेवलपमेंट, बैक स्टोरी एंड वर्ल्ड बिल्डिंग और फॉरमोस्ट अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें आपको हॉलीवुड में मिलती हैं बॉलीवुड में कम मिलती हैं लेकिन मिलती हैं लेकिन लॉलीवुड में अभी फ़िलहाल इतना इसका रुझान ज़्यादा यानी इस चीज़ पे ज़्यादा नहीं तवज्जो दी जाती यानी वो दे ट्राई देयर बेस्ट लेकिन वो इतना उस स्केल पे हो नहीं सक पाता क्योंकि हमारे पास असल में डायरेक्टर्स की भी कमी है बिलाल अशारी ही इज़ अ सुपर डायरेक्टर मौला जट उनकी आई बहुत अच्छी मूवी थी प्रोडक्शन वाइज़ भी बहुत अच्छी थी और पाकिस्तान एज़ अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री प्रोग्रेस कर रहे हैं लेकिन वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो
लेकिन देखा जाए तो मेरे ख़्याल से जापानीज़ एनिमे, जिनको लोग कार्टून्स कहते हैं बट दे आर नॉट कार्टून, उसमें ये सारे एलिमेंट्स बहुत ही अच्छे डाले जाते हैं, जहाँ तक मेरा ख़्याल है। क्योंकि इफ़ वी टॉक अबाउट अटैक ऑन टाइटन, वर्ल्ड बिल्डिंग परफेक्शन, कैरेक्टर डेवलपमेंट परफेक्शन, और उसके बाद स्टोरी लाइन और एवरीथिंग इज़ सो टॉप नॉच। उसे मैंने सुना था एक मशहूर डायरेक्टर ने उसे जो ना गेम ऑफ थ्रोन्स भी कहा था, ऑफ जापान सॉरी। तो हैव यू वॉच्ड इट? अटैक ऑन टाइटन तो मैं शुरुआत से ही देख रहा हूँ जब से वो आया हुँ, था 2013 में। ओके, यस एग्ज़ैक्टली 2013 में। तो क्या क्या एलिमेंट एक है जो जो आपको उसने हुक कर लिया आपको? बेसिक सबसे अच्छी जो उसकी चीज़ है ना, वो इसकी प्लॉट की स्ट्रक्चर है। किस तरह वो हुँ, आहिस्ता-आहिस्ता से चीज़ों को रिवील करता है हुँ। और किस तरह वो कौन बहुत से यानी एलिमेंट्स क्रिएट यानी बहुत वो अनएक्सपेक्टेड था। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था स्टोरी लाइन ये होगी, और मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि वो जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो एंटेगनिस्ट भी है, वो एंटी विलन भी है, वो एंटी हीरो भी है, यानी वो सब कुछ है। और वो मास्टरमाइंड इसियामा, हाजिमे इसायामा, बहुत ही बेहतरीन स्टोरी लाइन के साथ। तो देयर वाज़ स्टनिंग अ, एनिमे। मुझे महसूस होता है कि इसायामा ने ज़्यादातर जो पैरेलल जोड़े हैं ना, वो वर्ल्ड वॉर 2 से जोड़े हैं। जो मार्ले जो एग्ज़ैक्टली। पैंट्स भी पहनते हैं, वो ज़्यादातर हुँ। ज्यूस पहनते थे। एग्ज़ैक्टली। हुँ। नहीं, बहुत ज़्यादा इस तरह के इंसिडेंसेस हैं जहाँ से उसने वर्ल्ड वॉर 2 और फिर इस तरह की चीज़ों से उठाए हुए हैं। आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे, मे बी कुछ चीज़ें बाइबल से उठाई हुई हैं, कुछ चीज़ें यहाँ से उठाई हुई हैं, वहाँ से उठाई हुई हैं। हिस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा वो उसने चीज़ें उठाने की कोशिश की है। तो लेकिन अगर बाकी एनिमेज़ की भी बात की जाए तो मेरे ख़्याल से एनिमे फ़िलहाल इस मॉडर्न एरा में एनिमे की जो प्रोडक्शन और फिर एनिमेशन एंड देन स्टोरी टेलिंग मेरे ख़्याल से टॉप नॉच है, और मुझे ज़्यादा मज़ा बेसिकली एनिमे देखने में आता है आजकल। अब तो हमने भी इस पे काम शुरू कर दिया, क्लास वर्कर के नाम से एग्ज़ैक्टली, मूवी आई थी। एग्ज़ैक्टली। वो उसे मेरे ख़्याल से 7-8 साल लगे हैं। मानो स्टूडियोज़ ने मेरे ख़्याल से वो किया है प्रोडक्शन वग़ैरह, और आई स्टिल रिमेंबर कि वो अपने फंड्स के लिए वो कर रहे होते थे, इस एड्स चला रहे होते थे कि वी नीड फंडिंग एंड दैट, और फाइनली पाकिस्तान इस काबिल हो गया कि वी आर फाइनली प्रोड्यूसिंग समथिंग मैजिकल। उसका आर्ट स्टाइल बिल्कुल स्टूडियो गिबली से स्टूडियो गिबली एग्जैक्टली, यानी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, और बहुत यानी इंट्रिगिंग भी है, अच्छा भी है, स्टोरी भी अच्छी है, लेकिन मेरे ख्याल से और बेहतर हो सकती थी। स्टार्ट है, तो तो मेरे ख्याल में इस तरह ही होगा। हम्म, आहिस्ता-आहिस्ता आने वाले सालों में ये एग्जैक्टली, बेहतर कर इसी तरह चलते रहे तो कुछ हो जाएगा। अच्छा, मेरा एक सवाल है अब्दुल्ला आपसे, व्हाट डू यू थिंक कि डिफरेंस, जो एक गैप है हॉलीवुड और लॉलीवुड में, और फिर हम बॉलीवुड की तरफ भी आएंगे, लेकिन जो फिलहाल लॉलीवुड और हॉलीवुड में जो गैप है वो क्या बहुत ज़्यादा है? अगर गैप से मुराद आपकी वो है सीजीआई वगैरह, तो मेरे हुँ, ख्याल में सीजीआई वगैरह इतनी इम्पोर्टेंस नहीं नहीं, रखती मूवीज़ में। प्रोडक्शन, ऑडियो क्वालिटी, एसएफएक्स, वीएफएक्स, सीजीआई, सब कुछ, स्टोरी लाइन यानी थिंकिंग, वो सब कुछ आ जाती है। सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है वो स्टोरी होती है। एग्ज़ैक्टली। सीजीआई वगैरह कुछ नहीं होता, फिर आनियन सिनेमा उठा के देखते हुँ, उसमें कौन से प्रैक्टिकल इफेक्ट्स हैं। लेकिन उसके बावजूद उनकी स्टोरी ज़बरदस्त होती है, इतनी रिलेटेबल, इतने माइनर इश्यूज़ पे भी वो, सटल इश्यूज़ पे भी वो बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक तो इशू है कि हमारे पास लिखारी शायद बहुत अच्छे नहीं है, हुँ, जिनको माशरे की बारीकियों का नहीं पता अभी, हुँ, और ये कि हमें कैरेक्टराइज़ेशन नहीं आती। इसकी मिसाल एक 2008 में आया था ब्रेकिंग बैड, इतना पुराना ड्रामा है। आज तक उस पे शॉर्ट्स बनते हैं यूट्यूब के ऊपर। यही बात, आज तक इतना यही बात। लोग उसे रिलेट कर लेते हैं। अब उसकी वजह ये है कि इसमें वॉल्टर वाइट का कैरेक्टर बहुत अच्छा बनाया था। उन्होंने कभी भी एस्टेब्लिश नहीं किया कि ही इज़ अ बैड पर्सन। हुँ, यानी कि हमेशा उसको उन्होंने एक ऐसे ज़ाविये में दिखाया है कि ही इज़ अ वीक इनसिक्योर पर्सन। हुँ, अब शायद आपने देखा है कि नहीं, लेकिन जब पहला सीज़न उसका आता है ना, उसको दिखाया कि वो एक नोबेल प्राइज़ विनर भी है, वो एक एग्ज़ैक्टली, केमिस्ट्री है, स्कूल टीचर भी है। एग्ज़ैक्टली। इतना वो अकम्प्लिश्ड पर्सन है, लेकिन उसके पास फाइनेंशियल इश्यूज़ खत्म नहीं होते हुँ, उसके। कभी भी उसको कोई के साथ कोई आइडेंटिफ़ाई नहीं करता, उसको कोई एक्नॉलेज ही नहीं करता। हुँ, जिन बच्चों को पढ़ाता है वो उसे एक्नॉलेज नहीं करता। शुरू में इतना अच्छा उसका कैरेक्टर उन्होंने बिल्ड किया, फिर बाद में जाके जब वो विलेन बना, सिर्फ विलेन इसलिए नहीं बना कि उसको पैसे चाहिए थे, मैथ्स इसलिए नहीं बनाता, उसको एक्नॉलेजमेंट चाहिए थी जो उसे वो लोगों स्किल थी नहीं थी। एग्ज़ैक्टली। उसकी अपनी बीवी जो है स्कारलेट व्हाइट होती है, वो हुँ, उसको एक्नॉलेज ही नहीं करती, यही बात। किसी भी पॉइंट के ऊपर। अब ऐसा-ऐसा स्टोरी डेवलप करती जाती, वो एक किंग पिन बन जाता है, मॉबस्टर बन जाता है हुँ, बाकायदा। तो ये एक मेरे ख्याल में ये इस तरह के कैरेक्टर डेवलपमेंट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मिसिंग है। हुँ, हमने कोशिश की थी परिज़ाद में ऐसी चीज़ हुँ, बनाने की, लेकिन परिज़ाद मुझे थोड़ा कॉर्नी सा लगता है, उसके डायलॉग्स हुँ, बहुत ही ना
अफ़साने जैसे हैरी और हाँ, अफ़साने भी थे, एग्ज़ैक्टली, वो एग्ज़ैक्टली। बहुत कॉर्निश लेकिन मेरे ख़्याल से अभी हमारा गैप हॉलीवुड से तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जहाँ तक बॉलीवुड की बात की जाए, हमारे ड्रामा सीरियल्स बॉलीवुड से बहुत आगे। यानी स्टोरी लाइन और फिर उसके बाद कैरेक्टराइज़ेशन उस तरह देखा जाए तो इंडिया वाले मेरे ख़्याल से खुद भी मानते हैं इस बात को कि पाकिस्तान के ड्रामे दे आर प्रोग्रेसिंग रियली वेल और फिर लाइक वी आर डूइंग समथिंग देयर यानी प्रोडक्शन भी अच्छी है और काफ़ी अभी पास मशहूर ड्रामे मेरे पास तुम हो और अभी जो फ़हद मुस्तफ़ा का ड्रामा आया था आई डोंट रिमेंबर द नेम कभी कभी मैं कभी तुम एग्जैक्टली उसके बाद और भी परिज़ाद आपने जैसे कहा ड्रामा अच्छा था लेकिन और बेहतर हो सकता था ऑफ कोर्स स्टोरी अच्छी थी लेकिन डायलॉग्स वगैरह अच्छे थे नहीं दैट्स अ डिबेट फॉर अनदर डे लेकिन स्टोरी अच्छी थी और भी मेरे ख्याल से बहुत ड्रामे लेकिन मुझे नाम नहीं याद आ रहे और थोड़ा-सा हमारे असल में मुझे लगता है इतना भी हम टॉप नॉच नहीं है ड्रामा में, कुछ है हमारे में इश्यूज़ हैं। हम बहुत से कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को टच नहीं कर पाते, जैसे कि एक कुछ में बीमारी होती है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, हम्म आइडेंटिटी डिसऑर्डर एडी होती है। हम्म उसकी रिप्रेजेंटेशन हमारे यहाँ बहुत वीक है क्योंकि जो लिखने वाला है उसका मसला मसला असल में लिखने वाले या टीवी चैनल्स का नहीं, मसला हमारी ऑडियंस का है। अगर आपकी ऑडियंस को चाहिए ही सास बहू है, तो फिर यू कैन नॉट फीड देम विद अनदर थिंग। आपको पता है उसका अगर अवेयरनेस ही नहीं है एक सोसाइटी में, तो आप उस चीज़ को कभी करना ही नहीं चाहोगे, यानी दिखाना ही नहीं चाहोगे, क्योंकि वो दैट्स अ डेफिनेट फेल। यानी आपका अगर ड्रामा इतना अच्छा उसकी व्यूअरशिप नहीं है, तो फिर ऑफ कोर्स दैट अ बिग डिमोटिवेशन और फिर आपका रेवेन्यू लॉस जो आपका प्रॉफिट वगैरह आपने एक्सपेक्ट किया होता है उससे कम आएगा तो ज़ाहिर-सी बात है आई डोंट थिंक दैट्स वर्थ इट। मैं जब भी इस बारे में सोचता हूँ मेरे ख्याल में हल इसका ये है कि आपको ना ऑडियंस का टेस्ट को डेवलप करके देना पड़ता है। एक ज़माना ऐसा भी तो था कि एक ही चैनल होता था पीटीवी का जो रात 9 बजे बंद हो जाता था, उसके बाद टीवी नहीं लगा करता। उसी पे जो ड्रामे लगते थे 4-5 लोग उसी को देख के एन्जॉय भी करते थे। आज भी पीटीवी उसको दोबारा नशर करता है अपनी आई थिंक कि ये ड्रामे सास-बहू वाले जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये मेरे ख़्याल से मेन चैनल पे हो सकते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान भी नेटफ्लिक्स पे आ रहा है अपनी सीरीज़ लेके, तो वहाँ पे मेरे ख़्याल से ऑन दोज़ प्लेटफ़ॉर्म्स वी कैन डू समथिंग समथिंग क्रिएटिव क्योंकि वहाँ पे ऑडियंस आपकी काफ़ी वास्ट है। यानी आपको लोग पूरी दुनिया से देख सकते हैं। लैंग्वेज बैरियर आ जाता है लेकिन ऑफ कोर्स दैट्स नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम। मिर्ज़ापुर भी तो चल रहा है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली यही बात है। मेरे ख्याल में थोड़ा टाइम लगेगा पाकिस्तान को भी लिखारियों को बेहतर करने में, अपने कैरेक्टर्स को बेहतर करने में और अपने थीम्स को बेहतर करने में भी डायरेक्शन की तरफ आप एक चल रहे हो। हुँ, हमारा गोल कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि हमें सीजीआई इफेक्ट्स चाहिए हमें, हमें अच्छे ग्राफिक्स चाहिए, ये आपकी प्रायोरिटी कभी भी नहीं होनी चाहिए। आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप कैरेक्टर स्टोरी कैसी लिखते हो, आपके कैरेक्टर कैसे हैं, लोग उसके साथ किस हद तक रिलेट कर सकते हैं। आप कंट्रोवर्सी को जानबूझ के टच ना करो कि इसलिए कि उसकी शॉक वैल्यू है। हुँ, आप एक स्टोरी बताने की कोशिश करो, जिस तरह आप दुनिया को देखते हो। एक आर्टिस्ट हमेशा उस तरह दुनिया को दिखाता है जिस तरह वो खुद उसको देखता है। एग्ज़ैक्टली। मेरी नज़र में कमर्शियलाइज़ेशन की वजह से ये बहुत आर्ट हमारा डैमेज हुआ है। हुँ, मैं मजबूरी समझ सकता हूँ कि जब बिज़नेस है उसमें पैसा भी आपने कमाना है। लेकिन मेरे ख़्याल में फ़न की कोई कीमत नहीं होती। ये आप बात। मेरे ख़्याल में उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, हुँ। फ़न को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए आप। वैसे व्हाट डू यू थिंक अबाउट हॉलीवुड सीरीज़? गेम ऑफ थ्रोन्स हो गया, पीकी ब्लाइंडर्स हो गया, काफ़ी डिफरेंट जॉनरा और काफ़ी वास्ट जॉनरा तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? वेस्ट के ड्रामास की ये बहुत अच्छी बात है कि उसमें वैरायटी ऑफ थीम्स बहुत ज़्यादा है, वैरायटी ऑफ चैप्टर्स बहुत ज़्यादा है। आपको कभी भी खाली सिटकॉम्स नहीं मिलेंगे, आपको खाली कभी एक्शन मूवीज़ नहीं होगी। हर चीज़ वहाँ पर अवेलेबल है एग्ज़ैक्टली, आपके लिए। एग्ज़ैक्टली क्योंकि ब्रेकिंग अवेयरनेस है बेसिकली उनकी ऑडियंस देखना चाहती है वो और हमारे हमारी सोसाइटी में अभी ये नॉर्मलाइज़ नहीं हुआ। यानी आप एक ही जॉनरा पे आप मुसलसल ड्रामे बनाए जा रहे हो। तो मेरे ख़्याल से थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन लेट्स गेट बैक ऑन हम बात कर रहे थे हॉलीवुड ड्रामास की। तो उनकी कैरेक्टर डेवलपमेंट मेरे ख़्याल से इट इज़ प्रीटी गुड और स्ट्रॉन्ग। गेम ऑफ थ्रोन्स की बात की जाए उनके कैरेक्टर्स जॉन स्नो कमाल कैरेक्टर यानी और उसके बाद प्लॉट ट्विस्ट भी इतने अच्छे और यानी वही आपको हुक करते हैं वही आपका ड्रामा एंगेजिंग बनाते हैं और फिर आपकी व्यूअरशिप ऊपर जाती है ऑफ कोर्स। इसमें एक और चीज़ भी मेंशन होनी चाहिए, वो है सिनेमेटोग्राफी। हुँ, आपको शॉट्स कैसे लिए हैं आपने, हुँ, आपने विजुअल स्टोरी टेलिंग कैसे की है। इसकी मिसाल सबसे अच्छी बेटर कॉल सॉल है, बट जो सो ब्रेकिंग बैड की स्पिन ऑफ था।
हुँ। उसके अंदर बहुत ज़्यादा उन्होंने हर एपिसोड के अंदर विजुअल स्टोरी टेलिंग करते हैं। कोई ना कोई ऐसी प्रॉप होगी जो कैरेक्टर की किसी न किसी इमोशन को, किसी न किसी लाइफ इवेंट को, जो भी उसके माइंड में चल रहा है किसी न किसी तरह वो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको रिप्रेज़ेंट करवा लेते हैं। हुँ, कभी वो ज़्यादा डायलॉग्स पे रिलाई नहीं करते और ये मेरे ख्याल में बहुत स्मार्ट राइटिंग है, बहुत स्मार्ट डायरेक्टिंग है। एग्ज़ैक्टली। और इसके लिए आपको एक अच्छा सिनेमेटोग्राफर चाहिए जिसको पता हो कि मैंने विजुअली कैसे चीज़ को दिखाना है। कभी भी आपने अपने आइडिया को ऑन द नोज़ नहीं होना चाहिए। सटलिटी के साथ आप कैसे एक चीज़ को रिप्रेज़ेंट कर सकते हो। हमारे यहाँ ड्रामा में इस चीज़ की बड़ी कमी है कि हमें सिम्बोलिज़्म नहीं करनी आती फ़िलहाल। हमें बिल्कुल नहीं आती, विजुअल स्टोरी टेलिंग भी उस तरह बिल्कुल नहीं से आती। नहीं आती। मेरे ख़्याल से अभी आपने बात की कि हमें सिनेमैटोग्राफ़ी और ये चाहिए करना, तो मेरे दिमाग में बात आई, हॉलीवुड में ज़्यादा डायरेक्टर्स नहीं हैं जो इस चीज़ यानी सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं और फिर अपनी मूवीज़ में वो ऐड करते हैं। लेकिन देयर इज़ वन, द ओनली वन, द ग्रेटेस्ट, क्रिस्टोफर नोलन, जिसकी मूवीज़ यानी सब कुछ सिंबलिज़्म से लेके कैरेक्टर डेवलपमेंट, बैक स्टोरी और उसमें यानी सब कुछ ही होता है उसकी मूवीज़ में, और वो इतनी डिफ़िकल्ट होती हैं अंडरस्टैंड करने में कि आपको 2-2 3-3 बार देखनी पड़ती हैं मूवीज़, और फिर आपको जाके समझ अच्छा ये वो था, ठीक है, ये हुआ था। और फिर आपको समझ आता है। मुझे याद है अच्छी तरह, मैंने इंटरस्टेलर 2 दफ़ा देखी, यानी 2 दिन लगातार, और फिर मुझे उसके बाद समझ आई ये हुआ क्या है वहाँ पे। तो यही ओपेनहाइमर में भी दैट वाज़ नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन वो आप जब सिनेमा में जाके देखते हैं तो आपको सही तरह डायलॉग डिलीवरी इतनी ख़ास, हम पाकिस्तानी सिनेमाज़ की अगर बात की जाए तो वहाँ पे आवाज़ इतनी ख़ास नहीं आती। एसएफएक्स, हाँ, तो वो बेशक जितने भी अच्छे एसएफएक्स हों, तो आवाज़ का बड़ा इश्यू रहता है हमारे सिनेमाज़ में। तो आपको देखनी पड़ती है उसकी मूवीज़ बार-बार टू अंडरस्टैंड, और फिर आपको उसका ट्रू एसेंस नज़र आता है मूवी का कि अच्छा, ये थी मूवी। दिस इज़ द मूवी दैट आई वांट टू वॉच अगेन एंड अगेन। मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान चाहता है ना कि अपनी सिनेमा को, ड्रामा को थोड़ा बेहतर करे, तो थोड़ा कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल से स्टार्ट करना। सबसे एग्ज़ैक्टली। पहले अब बाहर के मुल्क में क्या होता है, वहाँ के जो स्पेशल आर्ट स्कूल्स हैं, हुँ, जो फ़िल्म स्कूल्स हैं, वहाँ पर हमेशा आपको असाइनमेंट मिलती है कि आप बगैर डायलॉग के बनाओगे स्टोरी, बगैर कलर्स के बनाओगे, ब्लैक एंड व्हाइट ट्रेंड। में बनाओ। मकसद क्या होता है कि जो फ़िल्माने वाला बंदा है ना उसको पता हो कि कंपोज़िशन के थ्रू स्टोरी कैसे बताऊँ। हुँ, अगर मेरे पास सेट डिज़ाइन अच्छा नहीं है, तो मैं फिर कैसे स्टोरी बताऊँगा? मेरा जो एक्टर है, टैलेंट है, मैं उसे कैसे एक्टिंग करवाऊँ कि हुँ, लोग उससे इंस्पायर हों। एग्ज़ैक्टली। अब ये चीज़ बड़ी मुश्किल है, लेकिन यही आपको सोचने पे मजबूर करती है कि अब स्टोरी कैसे मैं आगे चला सकता हूँ। अब मेरे पास कितने एलिमेंट्स हो जो मौजूद ही नहीं है। हुँ, तो हम बहुत बड़ी-बड़ी फ़िल्मों से इंस्पायर हो जाते हैं शुरू में, पाकिस्तान के अंदर ओपेनहाइमर, लेकिन अब वैसे ही बना तो नहीं सकते ना आप। हुँ, आप किसी छोटी चीज़ से शुरू करो, बेसिक एलिमेंट्स देखो स्टोरी टेलिंग के क्या होते हैं, एग्ज़ैक्टली। सीखना शुरू करो वहाँ से। कोई छोटी चीज़ बनाओ फिर ऐसे डेवलप करते जाओ उसको। हुँ, बाकी आखिर में बात हुई है कि स्टोरी आपकी क्या है, स्टोरी कैसे स्टोरी, समझाते हो? स्टोरी, स्टोरी एवरीथिंग इज़ किरदारों अबाउट से हिज़ बनती है। स्टोरी। हाँ, एग्ज़ैक्टली। कैरेक्टर और स्टोरी जितने अच्छे होंगे आपकी बिल्कुल। मूवी उतनी अच्छी होगी। I think that is it for today. Thank you so much, Abdullah, for joining us. Ladies and gentlemen, I hope you enjoyed the episode. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। पीस।